Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back again to yet another English topic for the second batch that we are covering up here. So today's topic is punctuations, and they are also one of the very important uh, aspects of when we talk about the part of English paper. और इसका जो ज़्यादातर यूसेजेस आता है दैट इज इन द एरर डिटेक्शंस। जो आपके पास एरर डिटेक्शन में आता है इंग्लिश का सेक्शन, उसमें एरर डिटेक्शन जो आते हैं उसमें जो है पंक्चुएशंस का भी रोल होता है। सो विल लुक इनटू दिस के व्हाट आर दीस एंड हाउ दे आर बीइंग डेल्ट इनटू विद द इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा जी, सो जस्ट फॉर द फॉर्मल एंड जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई पंक्चुएशंस की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। एक तो भाई होता है कि ना, हम जब बोलते हैं ना, तो हमारे बोलने का जो अंदाज है उससे ये पता चल रहा होता है, जो हमारा सुनने वाला होता है उसको ये पता चल रहा होता है कि अच्छा भाई इसकी टोन क्या है, राइट। यानी कि इसने ये जो बात की है ये किस लहजे में की है, ये क्या कहना चाह रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप आप जब किसी से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट से, ठीक है, हम ऐसे पूछते हैं तो इससे क्योंकि जब आप एक बंदे के साथ उसके उसके आप दोनों मौजूद होते हो, तो आप एक तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी पहचान जाते हो कि भाई आया वो सवाल पूछ रहे हैं या कोई बात बता रहा है या कुछ जो है वो कुछ मुझसे पूछ रहा है, राइट। तो वो तो चलो वर्बली हमें पता चल रहा होता है क्योंकि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और दो बंदे उसी टाइम एक पर्टिकुलर जगह पे मौजूद हैं। प्रॉब्लम आती है रिटन इंग्लिश में, बिकॉज रिटन इंग्लिश में क्या होता है कि ना, दो बंदे आ, अम, मौजूद नहीं होते एक ही वक्त में जब वो कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, राइट। इवन कि आप टेक्स्ट कन्वर्सेशंस देख लें, आप व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस देख लें, आप ईमेल कन्वर्सेशंस देख लें, उसमें क्या होता है कि आप इन पर्सन मौजूद नहीं होते, दो बंदे जब बात कर रहे होते हो, आप एक बंदा किसी और जगह पे दूसरा किसी और जगह पे, एंड देन यू कन्वर्सेट, राइट। तो उसके लिए हमें जो है पंक्चुएशंस की जरूरत पड़ती है ताकि हमें जो है चीजों को समझने में आसानी हो कि भाई अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है, राइट। क्योंकि आप हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर्स में कि कॉमा का किस तरह रोल होता है, कि कॉमा जो है थोड़ा इधर उधर लग जाए ना तो उसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, राइट। तो इस तरह जो है जब आप अपना पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई ये किस नोयत की बात कर रहा है या ये किस एंगल की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मुझसे सवाल पूछ रहा है तो उसकी क्या निशानी है, और ये फॉर एग्जाम्पल एक बात कह रहा है, एक फैक्ट कह रहा है, तो फिर उसकी क्या निशानी है, जस्ट टू आइडेंटिफाई और इंडिकेट। Punctuations are just a symbolic words, a symbolic letters, यानी कि symbols होते हैं, दो डॉट हो गए, इन्वर्टेड कॉमास हो गए, राइट, कॉलम्स हो गए, सेमी कॉलम्स हो गए, जस्ट टू इंडिकेट कि आपने अगर ये आ जाए तो आपने क्या करना है। अगर ये साइन आपकी इंग्लिश लिटरेचर में आ जाए, आपके एक स्क्रिप्ट में आ जाए, आपके एक पैसेज में आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है और इसका क्या मतलब है जब आप लिख रहे हो इन योर रिटन इंग्लिश। So this is what punctuations are very much necessary for the written English, because for the verbal हम जो है उस टाइम मौजूद होते हैं, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें इतनी नीड नहीं पड़ती कि भाई मैं उसको बोलूंगा कि भाई अच्छा मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा तो एंड में लगाऊंगा भाई क्वेश्चन मार्क, नहीं, उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम राइट करते हैं तो उसमें मुझे लगाने की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि आगे वाले बंदे को समझ में आ जाए कि अच्छा भाई जब ये निशानी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाई वी यूज द पंक्चुएशंस, राइट जी। So punctuations refers to a set of marks, right? Symbols, marks used in a written language. It's very important. It's in a written language to clarify meaning, right? तो आपको एक मीनिंग का पता चले, that you understand a particular meaning, group ideas, perfect. So
यू नीड टू ग्रुप द आइडियाज इन अ पर्टिकुलर सेंस, ताकि एक सेंसिबल बात बन जाए। ठीक है, ऐसे ना हो कि भाई एक मीनिंगलेस बात हो जाए और जो है ना वो आ, आपका क्लॉज ही पूरा ना हो और आपका आपकी जो मीनिंग है वो मीनिंगफुल ना रहे। तो उसको जब हम आइडियाज को ग्रुप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशंस, तो हमारी मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगी, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट, और जो हमारा रिटन टेक्स्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशन देने के लिए भी punctuations punctuation marks are important in creating a clear and effective written communications। तो कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाने के लिए और कम्युनिकेशंस को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो there are some of the common punctuations that we'll be discussing. Of course, the list is so big, but we'll be discussing some of the very commons that we come across in most of the competitive exams, और जो आप एंट्री टेस्ट एग्जाम्स दे रहे होते हो उसमें जो आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज जी अ पीरियड और अ फुल स्टॉप। ठीक है जी, इन दोनों के दो नाम हैं, और यू टेक इट एज अ फुल स्टॉप और यू कॉल इट अ पीरियड। So this is a simple dot. This is used to indicate the end of the sentence। कोई भी एक बात, कोई भी एक आप बात कर रहे हो जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म हो गई, अब उसके खत्म होने पे हम जो है एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। उसका ये इंडिकेशन होता है कि अब ये बात खत्म हो गई है, यहाँ पे ये पूरी मीनिंगफुल बात हो गई है, अब हम और बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीइंग फॉर हर टेस्ट। अब ये एक बात है, दिस इज जस्ट अ वन सेंटेंस, राइट। और सेंटेंस जैसे आपका खत्म होता है, so you will put up a full stop right at the end, and full stop is also called a period, period, right। so कोई भी एक बात, कोई भी एक सेंटेंस को खत्म करने के लिए एंड में जो है कॉमा लगता है। और कॉमा पे जो है आप थोड़ा सा पॉज करते हो, थोड़ा सा आप सांस लेते हो, आप थोड़ा रुकते हो, राइट। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है बिकॉज जब आप रीडिंग करोगे ना, ठीक है, कोई भी एक स्क्रिप्ट रीड करोगे, तो अगर ये फुल स्टॉप नहीं होगा तो आप धड़ाधड़ 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 रीड कर जाओगे ना, ठीक है। तो उससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये बात किस एंगल में की जा रही थी, ये किससे रिलेटेड थी या क्या थी। तो सारी, जब आप एक तहरीर को एक ही रू में पढ़ते जाओगे तो वो मीनिंगफुल नहीं रहेगी। और जब आप आराम से ठहर ठहर के साथ पढ़ेंगे, देन यू यू नो गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट द पैसेज इज सेइंग, और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि अच्छा भाई इसमें ये बात हुई, अब ये बात करने के बाद अब ये आगे बात करेगा। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द फुल स्टॉप इज, just to give the meaning to the sentence and to separate the sentences particularly। अच्छा जी, उसके बाद है कॉलन, यानी कि हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली, वर्टिकली दो ऐसे समझे फुल स्टॉप आ जाए, एक ऊपर एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, वर्टिकली, राइट। दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल। और तो वाई एक्सिस पे वर्टिकल होता है, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल होता है, सो दिस इज वर्टिकल। तो दिस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोट, राइट। इस मतलब लिस्ट को और किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या कोट करने के लिए हमें कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी नीडेड द फॉलोइंग आइटम्स, राइट। अब ये जो आइटम्स हैं दे आर लिस्ट, राइट, फॉलोइंग आइटम्स फॉर द टेस्ट। अब टेस्ट के बाद वी विल बी पुटिंग द कॉलन। कॉलन इसलिए अब हमें लिस्ट हम शो करना है, अब हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए वो हम बताएंगे। अ कैलकुलेटर, a pen and a ruler, all right। So these are the items that are required for her to take the test, all right। तो आपने जब लिस्ट बनाई तो you always use this, a calculator, a pen or a ruler। semicolon is used to separate items in a list। वहां पे थे list, all right, to introduce a list। याद याद रखिएगा, कॉलन सेमीकॉलन मिक्सअप ना करिएगा। यहाँ पे दिस इज द इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, तो इसके साथ। और सेमीकोलन इज व्हेन यू सेपरेट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट, ऑलराइट। और 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 टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड, राइट। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस और द ग्रुप ऑफ वर्ब्स एक्चुअली, ठीक है, तो जो मिलके क्लॉजेस बनाते हैं, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास दो क्लॉजेस होते हैं, वन इज डिपेंडेंट, वन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और दोज जो कि आजाद होते हैं और जो अपनी तरफ से खुद मीनिंगफुल होते हैं, राइट।
और डिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसे होते हैं जो कि मीनिंगलेस होते हैं, अनटिल और अनलेस आप उनके साथ एक और दूसरा क्लॉज ऐड ना कर दें, तब वो जाके मीनिंगफुल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये एक फुल मीनिंग दे रहा है, ये फुल मीनिंग दे रहा है। आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, मुझे कुछ कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है। आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज। अब कौन कौन सी ग्रोसरीज? दैट कुड बी, आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ मिल्क एंड ब्रेड, यानी कि मिल्क और ब्रेड खत्म हो गया तो मुझे वो चाहिए। तो ये जो है ना, ये एक पूरा अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको जोड़ने के लिए वी पुट इन द सेमीकोलन, राइट। और सेमीकोलन का और फुल स्टॉप में से थोड़ा सा डिफरेंट है, सेमीकोलन और फुल स्टॉप में। फुल स्टॉप में अगर आप स्टॉप करते हो तो सेमीकोलन में आप उससे आधा स्टॉप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में 2 सेकंड स्टॉप करते हो, तो सेमीकोलन में आप 1 सेकंड का स्टॉप करोगे, पॉज दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ मिल्क एंड ब्रेड। ठीक है जी। तो ये होता है। और सेमीकोलन में आप ये जो चीजें हैं, ये रिलेटेड भी होते हैं। देखो, आप डेफिनेशंस पढ़े ना, डेट आर क्लोजली रिलेटेड। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, लेकिन ये आपस में रिलेटेड है, क्योंकि ये ग्रोसरीज और मिल्क एंड ब्रेड, ब्रेड आर ऑल्सो ग्रोसरी। ठीक है। लेकिन फुल स्टॉप में जरूरी नहीं है कि आप दोनों के क्लोज रिलेशन हो, अगला सेंटेंस जरूरी नहीं है कि उससे रिलेट हो। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन फुल स्टॉप और सेमीकोलन। आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर, okay, I'm trying to eat healthier, and then we have semicolon, I'm focusing on eating more fruits, vegetables and whole grains. So this was a list. ठीक है, items of the list, there was a list and there's the items. तो मुझे हेल्दियर खाने के लिए I need to have more fruits, I need to have more vegetables, I need to have more whole grains like दालें, right? तो ये इस तरह की इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं सेमीकोलन। Then we have the question mark। ठीक है जी। एंड दिस इज द साइन फॉर द क्वेश्चन मार्क, एंड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक डिड शी स्टडी फॉर द टेस्ट, राइट। और इसका थोड़ा सा टोन भी, जब आप बोलते हो तो उसका थोड़ा थोड़ा टोन भी होता है, लाइक, राइट, डिड शी स्टडी फॉर टेस्ट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, वेयर विल यू बी गोइंग, लाइक द WH क्वेश्चंस जो आप पुट करते हो, व्हेन विल यू बी गोइंग देयर, हु इज कमिंग हियर, व्हेन वी विल बी गोइंग देयर, व्हाई आर यू लेट, What's your name? Alright, so these are W questions. So ये जो है ना, interrogativeness, जब आप किसी से interrogate करते हो, कुछ सवाल पूछते हो, so always come up with question marks and at the end of the written sentence, जब आपका question mark होता है। और इस तरह अगेन आप जो है अ, आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना सकते हो, राइट। like I am playing, now this is just a simple sentence, right? तो I am playing को आप interrogative बनाओगे, am I playing, तो आप जब verb को जब आप पहले लेके आए हो, पहले लेके आते हो, and then subject को आप second में लेके जाते हो, तो it will be turning into a question, all right, so this will turn into a question। तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हो, तो आप वर्ब को पहले लेके आते हो, एंड देन आई एम प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, so it will turn out to be a question। Okay जी, exclamation। Exclamation mark is one of the straight line, and then there is a dot underneath the line, underneath that certain line। This is used to indicate emotions, emphasis। आप कोई आपका एक इमोशन है, that could be a positive emotion, that could be a negative emotion, right? कोई आपकी एक फीलिंग है, feeling could be a positive or negative, depends upon the situation। So उसको indicate करने के लिए we always use exclamation mark। For example, hooray, we won the match, alas, he died, right? तो इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं, या इवन कि ये पूरे सेंटेंस भी एक होता है जो उसके एंड में लग रहा होता है, why are you here, यानी कि अब जो है, ये आपका एक सेंटेंस भी है,
एक क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन आप इसको एक इमोशनली भी पूछ रहे हो, एक आप सडन उसमें पूछ रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है चीजें होती हैं। और मैं इसमें जो है ना ज्यादातर कभी मिक्सअप नहीं करता क्वेश्चन मार्क को और एक्सक्लेमेशन को। तो आप एक्सक्लेमेशन को ऐसे करेंगे भाई, यहाँ पे इमोशंस, वर्ड ऐसे इमोशंस अटैच हों, अ, और खास करके ये वाले जो वर्ड्स हो रहे अलाज, लाइक अब ये इनकी जो है ना, दे दीज वर्ड्स आर जस्ट मीनिंगलेस। घोड़ा की कोई मीनिंग नहीं होती, दिस इज जस्ट द इमोशनल वर्ड। अलास, अफसोस, ये हम कहते हैं कि अल्लाह का मीनिंग अफसोस है, लेकिन एक्चुअली वो अफसोस नहीं है, राइट। तो दिस इज जस्ट मीनिंगलेस वर्ड्स जो कि हम इंग्लिश में यूज करते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि दिस इज शोइंग इमोशन, तो हम इसमें साथ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। ठीक है जी। देन वी हैव कोटेशन मार्क्स। So quotations are used to indicate direct speech or a quote. किसी भी एक पर्टिकुलर बात को किसी एक बंदे ने कही, जो डायरेक्ट कही, उसको हम बताने के लिए हम उसी एक चीज को जो एक बंदे ने कहा, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हम बोलते हैं ना। तो एक बंदे ने कहा कोई भी एक बात, जब आप वही बात किसी और को बताएंगे तो हम उसको कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कायदे आज़म सेड, सो दिस इज द कोट ऑफ कायदे आज़म, यानी कि बात ऑफ कायदे आज़म। ऑलराइट, तो हम उसको हमेशा कोटेशन मार्क्स में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी सेड, आई एम सो हैप्पी आई पास माय टेस्ट, राइट। तो अब इसको जो है ना स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, लाइक यहाँ पे जो है कॉमा यूज होता है, यानी कि जो हम बात करते हैं, शी सेड comma, and then inverted commas, I'm so happy I passed my test। अब ये देखिए, आई एम सो हैप्पी आई पास माई टेस्ट, अब ये एक खुशी वाली बात बता रही है, राइट। तो इसके लिए ये देखें क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू फिगर आउट द सेंटेंसेस। अच्छा, उसके अलावा ज्यादातर के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा सेकंड फॉर्म में होते हैं, जैसे सेड लगा हुआ है यहाँ पे ना, सेड। क्योंकि जब आप एक बंदे की, फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूं ना, मेरी बात आप किसी और को बताओगे तो आप ऐसे ही बताओगे ना कि भाई मैंने ये कहा, क्योंकि मैंने पास्ट में कहा था। आज जब उसको बताओगे तो उस टाइम ये बात गुजर चुकी होगी, राइट, पास्ट बन चुकी होगी, तो इसलिए दिस ऑलवेज टेक्स द पास्ट टेंस, सेड, मतलब ज्यादातर, ठीक है। एंड बट दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, ऑलराइट। कि किस नौयत का जो है सेंटेंस, ठीक है जी। तो ये था, स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, आपको ये याद रखना है। एरर डिटेक्शन में ये बड़े आते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि कभी ये कॉमा मिस होता है, राइट। और कभी जो है ये जो एक्सक्लेमेशन है, ये कभी इन इन्वर्टेड कॉमास की जो है बाहर होता है, कभी अंदर होता है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये लेट से अब ये दो अगले वाले हैं ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। अब ये देखें इसमें क्या मसला है, अभी अंडरस्टैंड करिएगा। ही सेड, ही सेड इज ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, उसने कहा क्या लव एंड वॉर में सब जायज है, इज ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये पैरेंथेसिस के, सॉरी, कोटेशन, ये इन्वर्टेड कॉमास, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, राइट, अंदर है। क्यों क्यों अंदर है, बिकॉज अब ये जो आपका पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्वेश्चन अंदर है, तो इसलिए ये भी इसके साथ ही आएगा। जबकि अब सेकंड वाला करते हैं, डू यू एग्री विद दिस सेइंग, ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। और जब देखें ये पूरा क्वेश्चन मार्क है, और ये जो है ना, ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, ये एक कोट है। तो कोट जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, लेकिन ये पूरा जो क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन की वजह से ये बाहर आएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, आपका क्वेश्चन डू यू से हो रहा है, डू यू एग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा था, इज ऑल फेयर इन लव एंड वॉर,
तो इसलिए जब आपका कोटेशन के अंदर ही क्वेश्चन है, तो इसलिए वो क्वेश्चन मार्क भी अंदर ही आएगा। आपके ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है इसके अंदर ही आएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बाहर से ही स्टार्ट हो रहा है, शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क बाहर आएगा। सेम गोज फॉर द अदर्स एज वेल। जो भी आपके इवन कि आपको फुल स्टॉप हो, इवन कि फुल स्टॉप तो हमेशा ज्यादातर अंदर ही आता है। लेकिन आप ये क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह जो है एक बाहर आ रहा है और एक अंदर आ रहा है और इग्नोर में क्या फर्क था। तो इनमें फर्क यही है कि अगर ये क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही है, तो फिर वो सवाल अंदर ही होगा। और अगर, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक कोट है, ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, राइट। ये दिस इज जस्ट होल कोट, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया था, क्वेश्चन बनाया गया था ताकि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज एक्चुअली the difference between between these two concepts. Okay, why the question mark will be inside and when the question mark will be outside of the inverted commas. Actually, what is the parenthesis? Parentheses are the punctuation marks that are used to uh, give the additional information to clarify a particular point. For example, she studied for hours, including breaks before her test. यानी कि उसने बहुत घंटे पढ़े और उसमें उनकी ब्रेक्स भी शामिल थी, यानी कि उसने जो ब्रेक ली थी वो भी शामिल थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, द कार विच वॉज रेड। अब आप कैसे करें ना, द कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन, ठीक है। लेकिन आप जब इसको ऐसे करेंगे, द कार विच वॉज रेड, राइट, विच वॉज रेड, तो क्या होगा, यू आर गिविंग अ मोर मीनिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। तो ये आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर सकते हो। इवन कि आप जो है इसमें कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम कॉमा के रूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप इसमें भी आप कर सकते हो कि इस तरह भी होता है, द कार कॉमा विच वॉज रेड कॉमा वॉज पार्क्ड, सो दे बोथ आर करेक्ट। आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल करो या आप कार इस्तेमाल करो, दे आर ऑल्सो लाइक गिविंग मोर सॉर्ट ऑफ। शी स्पोक फ्रेंच which she learned in high school fluently. So she spoke French fluently. अगर आप ऐसे ही बोलो फिर भी ऑल राइट, बट आप जब ऐसे बोल रहे हो कि फ्रेंच उसने कहाँ से सीखी, यू आर गिविंग मोर मीनिंग टू द सेंटेंस, तो यू राइटिंग इट इनटू द parenthesis. This is just another form of the usages of the sentences to give clear to the meaning. और इसमें कभी बार आपको एक्चुअली होता है ना, आप जब ऐसे लिखते हो ना, तो आप उसको, आपको क्या बोला जाता है कि आप वर्ड्स भी, वर्ड्स की लिमिट में बताएं। तो कभी कभार आपको वर्ड्स नहीं आ रहे होते, सो यू जस्ट इमेजिनेट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। तो आप अपने वर्ड काउंट को बढ़ाने के लिए यू यूज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि आप इंफॉर्मेशन पैरेंथेसिस में दें, तो उसमें आपके वर्ड काउंट बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, देन वी हैव डैश। डैश इज particularly फॉर सॉर्ट ऑफ रेंज। कोई भी आप टाइम पीरियड बता रहे हो कि भाई इतने से इतने तक, उन दो टाइम पीरियड को बताने के लिए आप रेंज का इस्तेमाल, मतलब डैश का इस्तेमाल करते हो, बीच वाला, राइट। एंड देन देयर इज आल्सो a hyphen. Hyphen is used to join two or more words into a compound term. एक वर्ड, दो वर्ड और दोनों अलग अलग मीनिंग, उनको आप मिलाएंगे, कंपाउंड टर्म बनाने के लिए आप हाइफन लगाते हो, ठीक है। लाइक इको फ्रेंडली, बुक लविंग, वेल नोन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, राइट। अगर आप इनको अलग अलग भी करें ना, फिर भी मीनिंग देते हैं। जैसे बुक, बुक इज अ सेपरेट थिंग, लविंग इज अ सेपरेट थिंग, वेल इज अलग थिंग, नॉन इज अलग थिंग। नॉन मतलब पहचाना, वेल मतलब अच्छे वाला, राइट। तो इस तरह जो है ना, हाइफन में आप जब दो भी वर्ड कंबाइंड होते हैं, उनको अलग अलग करें फिर भी वो मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन जब उनको मिलाते हैं तो एक वो नई मीनिंग देते हैं और एक नया कंपाउंड टर्म बन जाता है, इस तरह। पोस्ट्रॉफी, इसका जो यूजेज है, दैट इज मोर सॉर्ट ऑफ पजेसिवनेस, यानी का, की, के, को, इस तरह होता है ना कि भाई दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी मेरी किताब है, दिस इज पजेसिवनेस। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बता दिया इस तरह, इट्स माई फोन, ये मेरा फोन है, मेरा। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, दे आर, राइट। सो दिस इज द साइन ऑफ देम। दिस इज आमना's pen,
ये आमना की पेन है, मैंने आपको बताया ना, का की के को, ये आपको इंडिकेशन होती है अपोस्ट्रोफी की। दिस इज आमनाज पेन, राइट, दिस इज हलीमाज डायरी, राइट। सो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट हो उसमें हम जो है अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। और जी, and then we have comma. A comma is a very you know, I want to say this a trade. It's and just more sort of practice is needed, and things will be very effective. So इसमें चंद एक रूल्स हम पढ़ेंगे, तो हम उसको देखते हैं क्या है ये। So commas are punctuation marks used to separate and clarify different elements within a sentence. एक ही सेंटेंस में, राइट, एक ही सेंटेंस में अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई गई हैं, एक लिस्ट बताई गई है, उस चीज को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ताकि उन चीजों को अलग अलग पढ़ा जाए और उनको अलग अलग तरीके से समझा जाए, राइट। तो हम जब ये रूल्स चंद डिस्कस करते हैं, फिर उसमें आपको मैं मजीद बताता जाता हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट, सबसे पहले ये है कि यूज कॉमा टू सेपरेट थ्री और मोर आइटम्स, मतलब जितने भी आइटम्स हैं एक ही सेंटेंस में, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं जी, कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस, राइट, शी बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। अब एंड से पहले एक कॉमा आता है, विल बी डिस्कसिंग इट इन अपकमिंग स्लाइड्स, ये क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले वही लिस्ट बनी हुई है, एप्पल्स भी है, बनानास भी है, ऑरेंजेस भी है। अब इनको सेपरेट करने के लिए, ताकि हम इसको एक तरीके से ना पढ़ें, सी बर्ड एप्पल्स बनानास ऑरेंजेस, तो इसमें जो है ना, आ, हम ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं भाई, एप्पल्स एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के फ्रूट्स हैं, बनानास एक अलग के हैं, ऑरेंजेस एक सेपरेट चीज है। तो उन चीजों को अलग अलग करने के लिए हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया, राइट। इस तरह टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स, use a comma to separate two adjectives that describe the same noun. एक ही नाउन को, एक ही नाउन को या एक ही प्रोनाउन को क्या करने के लिए, अगर उसमें दो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर किए गए हों उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। शी वाज वेयरिंग अ सॉफ्ट कोजी स्वेटर, राइट। असलम इज अ स्लिम, कॉमा, स्मार्ट मैन, राइट। तो इस तरह जो है नाउन को अगर आप जो है दो एडजेक्टिव्स उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करें, तो उन दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए यूज द कॉमा। अच्छा जी, एंड देन वी हैव टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, राइट। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बताया, दो ऐसे क्लॉजेस जो अलग 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 भी लिखे गए हैं तो वो मीनिंगफुल होते हैं। यूज अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे का सहारा बनना, कोऑर्डिनेशंस, यू नो। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे होते हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, राइट, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो जोड़ने के लिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए, मिलाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं। तो उस कंजंक्शन से पहले हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड फॉर हर टेस्ट बट शी स्टिल फेल्ट अनप्रिपेयर्ड। तो बट जो है अब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इससे पहले हम कॉमा लगाएंगे, दिस इज द रूल, राइट। तो इसमें जो है आपने क्या करना है, एंड आ जाए, बट आ जाए, और आ जाए, नॉर आ जाए, तो फॉर आ जाए, सो आ जाए, येट आ जाए, विल बी, he prepared for the exams, comma, yet he failed। उसने एग्जाम की तैयारी की, फिर भी वो फेल हो गया। he prepared for the exam, yet he failed। तो आपने yet से पहले कॉमा लगाना है। so this will be the
other usage of comma. All right जी, तो set of introductory phrases, यानी कि जब आप कभी भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज लिखते हो ना, phrases are the combination of words. जब भी आप कोई भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज लिखते हो, स्टार्टिंग फ्रेज लिखते हो, तो उसके बाद आप जो है क्या लगाते हो, कमा लगाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मूवी कॉमा वी वेंट आउट फॉर डिनर. आप देखें आफ्टर द मूवी, इसमें आप देखेंगे ना कि ये जो है इंट्रोडक्टरी है, यानी कि ये सेंटेंस को बिगिन कर रहा है. एक सेंटेंस, एक बात खत्म हो गई, यानी हमने मूवी देखी, अब मूवी खत्म हो गई. देन व्हाट वी डिड आफ्टर द मूवी वी वेंट आउट फॉर डिनर. व्हेन आई वेंट रनिंग आई सॉ अ स्नेक. व्हेन आई वेंट रनिंग, अब हमने इंट्रोडक्टरी कि भाई जब मैं ये गया, आई सॉ अ स्नेक. राइट, सो दिस विल बी टेकिंग द comma. The set of non-essential information. Right, use commas to set up non-essential information within a sentence. This was more sort of parenthesis. जो हमने parenthesis में बात की ना, ये वही वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. Like the movie which was directed by Steven Spielberg was a box office hit. अब देखें, जो मूवी थी वो स्टीवन स्पिलबर्ग ने बनाई थी. ओके, which was directed by, so the directions दी गई थी वो स्टीवन ने दी थी. So the movie which was directed by Steven Spielberg was a box office hit. So अगर आप कॉमा यूज करना चाहते हो, so you'll be using two commas. अगर आप पेरेंथेसिस इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो आप कॉमा इस्तेमाल करोगे. आप जो पेरेंथेसिस इस्तेमाल करोगे, so you will also be correct. So a movie which was directed by Steven Spielberg was a box office hit. The set of direct address, यानी कि आप किसी से बिल्कुल डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हो. यूज अ कॉमा टू सेट ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन बीइंग डायरेक्टली एड्रेस इन अ सेंटेंस. सारा, फॉर एग्जांपल, आप किसी का नाम लेते हो, कैन यू पास द सॉल्ट. ऑलराइट, हलीमा प्लीज कम हियर. हलीमा कॉमा एंड देन प्लीज कम हियर. सो दिस इज हाउ यू, जब आप किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हो, so you put up a comma after a particular specifically to the name of the person. Separate elements in dates and addresses. Use commas to separate elements in a date or address. जब भी आप डेट लिखते हो या आप एड्रेस लिखते हो, तो हमेशा कॉमा लगाते हो. फॉर एग्जाम्पल, her birthday is on June 5, 1995. So June 5, it will be separated from the year 1995. Right? Like किसी को एड्रेस देते हो, फॉर एग्जाम्पल गुलबर्ग टाउन, then you put a comma, Lahore. Gulbarg town, Lahore. Right? So it's you try to make it meaningful कि भाई लाहौर एक इलाका, and then उसी के अंदर this is the particular location. So you put a comma so that the meaning should be clear कि अब इसकी इस particular address की exact location क्या है. That's how the things work for the comma, just to give the meaning and just to separate particular things. अच्छा जी, अब आता है there is an Oxford comma or a serial comma. This is like they both are called as it. दोनों का एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नाम है. तो अब व्हाट इज दिस, अब ये जो है ना, इसमें ज्यादातर जो है इख्तिलाफ रहता है कि देयर इज, चलिए पहले पहले जो है ना एग्जाम्पल से फिर मैं आपको इख्तिलाफ की बात बताता हूँ क्या. सो आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, पहला सेंटेंस देखिएगा. आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, Oprah Winfrey and God. All right. And दूसरा सेंटेंस है, I would like to thank my parents, Oprah Winfrey and God. आप देखें ये जो ओपरा विनफ्रे है ना, इसके बाद यहाँ पे कॉमा नहीं है और यहाँ पे क्या है, कॉमा है. अब आप देखें ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, तीन बंदों की बात हो रही है. यहाँ पे आप देखें ना, दो बंदों की बातों का सेंस दे रहा है. लाइक आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स. अब ये कह रहा है कि आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स
माई पेरेंट्स, जो कि ओपरा विनफ्रे हैं, यानी कि पेरेंट्स ओपरा विनफ्रे हैं, इसी बात को आगे लेके जा रहा है, एंड गॉड। यानी कि अब यहाँ पे दो बंदों का वो जिक्र कर रहा है, यानी कि वो किनको वो थैंक करना चाह रहा है, एक ओपरा विनफ्रे को थैंक करना चाह रहा है, गॉड को दो बंदों को करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो तीन बंदों को क्या कर रहा है, तीन बंदों को क्या कर रहा है, थैंक करना चाह रहा है। यानी कि आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, पेरेंट्स को अलग करना चाह रहे हैं, ओपरा विनफ्रे इज अनदर पर्सन, दिस इज जस्ट नॉट द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऑलराइट। और ये अभी फिलहाल इसका ऐसा नहीं है, एंड गॉड। तो हमेशा अक्सर जो कॉमा होता है, इट इज ऑलवेज यूज विद एंड से पहले, एंड से पहले जो है अक्सर कॉमा यूज होता है हमेशा। और डिबेट जो हो रही है वो यही हो रही है कि भाई कुछ कहते हैं कि नहीं होता, कुछ कहते हैं होता है। तो आप आज की जो लैंग्वेज में देखें ना, आज के इंग्लिश लिटरेचर में देखें, रिटन इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये हर जगह इस्तेमाल होता है अक्सर कॉमा, अक्सर कॉमा, एंड जो कि एंड से पहले आता है। अब लिस्ट में भी देखें, मैंने आपको हमने यहाँ पे लिस्ट की बात की थी, ये देखें, एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे आप देखें, बनाना से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं देंगे ना तो फिर जो है ना ये बनाना और ऑरेंज जो है क्या हो जाएगा, ये एक ही तरह का हो जाएगा, या अगेन ये एप्पल की एक क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी, या एप्पल और बनाना में ये कंफ्यूजन करेगा, या बनाना एंड ऑरेंज में कंफ्यूजन करेगा कि भाई आया बनाना और ऑरेंज एक चीज है, या एप्पल और बनाना एक चीज है। और राइट, बिल्कुल सेम फॉर द जो हमें अभी ओपेरा वाली एग्जाम्पल देगी। तो जब आप ये कॉमा लगाओगे ना, एक्सपर्ट कॉमा, इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई बनाना इज अ सेपरेट थिंग, एप्पल इज अ सेपरेट थिंग, एंड ऑरेंज इज अ सेपरेट थिंग। तो इन चीज़ों को आप डिफरेंट डिफरेंट जब करोगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी। राइट, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ना, द यूज ऑफ एक्सपर्ट कॉमा इज अ मैटर ऑफ क्लैरिटी एंड अवॉइडिंग कंफ्यूजन इन राइटिंग। कि जब आप एक तीन चीज़ों को मुख्तलिफ बताना चाह रहे हो कि भाई दीज थ्री आर डिफरेंट, कि भाई माय पेरेंट्स आर डिफरेंट, Oprah Winfrey is different. Oprah Winfrey can be a teacher, can be any guider, can be any mentor, right? And God is different. So these three are different things. And same as um, apples, bananas, and oranges. Same goes here. यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पे there will also be a calculator, a pen. So pen के बाद आएगा यहाँ पे common, right? यहाँ पे this is missing, but there will be a common. A calculator, a pen, and a ruler. Alright, तो जब आप ये कॉमन हो गए ना, तो दिस विल इंडिकेट के कैलकुलेटर अलग चीज है, पेन अलग चीज है, एंड रूलर इज सेपरेट थिंग। राइट, सो इस तरह जो है ये चीजें जो है अंडरस्टैंडिंग की जाती हैं। So these were the punctuations, and punctuations have no sort of clarity of how to write correct and syntactically correct and effective communications through your written language। और उसमें जो पढ़ने वाला हो उसको क्लियरली आइडिया हो कि व्हाट इज द राइट ट्राइंग टू से टू मी, और वो कहना क्या चाह रहा है, और उसकी पर्टिकुलर बात की मीनिंग क्या है। जब आप इस तरह ये अब यूज करते हो, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, तो उसमें जो है रीडर को एक सही तरह से अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये जो है ये बात करना चाह रहा है। राइट, तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूजेजेस। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द सॉर्ट ऑफ आपके जो पंक्चुएशन हैं वो आते हैं एरर डिटेक्शन में, एरर डिटेक्शन में वो आते हैं। और एरर डिटेक्शन में सबसे जो ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो एक है कॉमा और एक है टेशन मार्क्स। टेशन मार्क में वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, कि भाई यहाँ पे कॉमा नहीं दिया होगा तो अब कॉमा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कौन सा वर्ड यानी अगर डबल पंक्चुएशन इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के पहले अगर कोई पंक्चुएशन हो रही है तो आया वो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज से अंदर आएगी या बाहर आएगी। तो ये वाले कॉन्सेप्ट जब आपको ये क्लियर होंगे तभी यू विल बी डूइंग अ ग्रेट, अदरवाइज यू विल मिस अप perfect tense. So this is what the punctuation had in for us. Thank you so much.